नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, हिस्ट्री में बड़ी समस्या आप लोगों को आती रहती है, तो उसके लिए अभी हम हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास से हम शुरू करेंगे, ये एंशियंट हिस्ट्री। आज पहला लेक्चर होगा और अभी पूरा हिस्ट्री इसी प्रकार से कंप्लीट करते रहेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और साइंस। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स जो है 6 दिसंबर को है, उससे पहले आपके सारे लेक्चर ये कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप इससे जुड़ जाइए हमारी पहल से। और देखिए, ये इसके साथ एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है। अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं प्रीलिम्स की, उसमें आपको क्या है कि ये नोट्स दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिलेगा, और इसके साथ मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा शेड्यूल है। इसके अनुसार आपकी तैयारी करा दी जाएगी। जैसे फेज 1 रहेगा जुलाई का, इसमें पूरा हिस्ट्री, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। फेज 2 में अगस्त रहेगा, पूरा अगस्त माह, उसमें ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर। इस प्रकार कराते हुए आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे, ये वीडियो लेक्चर मिलेगी। क्रैश कोर्स में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या मिलेगा, देखिए, टेस्ट मिलेगा आपको, लगभग 3000 प्रश्न आपको कराए जाएंगे प्रैक्टिस। इसमें लाइव टेस्ट भी आपका रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप फैक्ट्स को कैसे रिकॉल कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। और इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर बताया, PDF मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी जो है संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। वीडियो और आपको जो मिलेंगे टेस्ट, पूरा टेस्ट। आपको कहीं बाहर टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9811504781, ये यहाँ लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए आप एक बार। यहाँ आप इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं, 9811504781। यहाँ ये देख लीजिए, ये नंबर आपका है, इसे नोट कर लीजिए आप। कोई भी क्वेरी होती है आपकी प्रीलिम्स से लेकर, आप हमसे जुड़ते हैं तो भी, नहीं जुड़ते हैं तो भी। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ PDF आपको मिल जाता है। फ्री वीडियो जितने भी है, फ्री PDF वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो का लाभ आपको तभी मिलेगा, उससे नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा जब भी वीडियो बनती है। देखिए, टेस्ट सीरीज में दिखा देता हूँ, टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आयोग के नए पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं। लेंदी क्वेश्चन भी है और आसान वाले क्वेश्चन भी है, क्योंकि आयोग अभी क्या है, आपको पता होगा 2023, 24 और 25 ये बड़ा ही लेंदी पेपर इन्होंने बनाया है। तो उस हिसाब से हमने ये पूरा देख लीजिए आप, उस हिसाब के क्वेश्चन लगाए। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इतनी डिटेल में दी हुई है कि आपका पूरा टॉपिक यहीं से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन है, कथन, कारण, है ना, स्टेटमेंट और सिंपल वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ये इसका शेड्यूल आपको पता ही है, डिटेल शेड्यूल भी नीचे दिया हुआ है, वीकली शेड्यूल, ये मंथली शेड्यूल दिया हुआ है, और नोट्स ये है। इसके ऊपर हम आज वीडियो लेक्चर बना ही रहे हैं। ये आपको ये वीडियो यहाँ बीच बीच में आपको मिलती रहेगी, डेली कोशिश करते हैं, नहीं तो एक दिन के बाद एक दिन आपका वीडियो के माध्यम से पूरा हिस्ट्री अभी करा दिया जाएगा शुरू में। उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करते हैं। तो अभी आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आती है तो। शुरू करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा कोर्स भी, और ये वीडियो भी बाइलिंगुअल रहेगा। और आपको जो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और नोट्स मिलेंगे वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो आपको पता है, जैसे कि सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद क्या है, वैदिक काल जो होता है, वैदिक काल, फिर मौर्य, गुप्त, गुप्तोत्तर काल, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे डिटेल में। अभी आज के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता करा दिया जाएगा आपको अच्छे से, जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट बार बार आयोग पूछ चुके हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या हमसे संपर्क कीजिए। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो। और अगर क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा केवल टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसकी कीमत अभी जो आपकी फीस ये देनी है मात्र इतना। उसमें क्या होगा, ये पूरे PDF नोट्स मिलेंगे आपको, प्लस आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट होगा उसमें। वैसे मिनिमम 20 क्वेश्चन हमने बताया, लेकिन जैसे आज पहला टेस्ट था तो आज से ये शुरू हुआ है हमारा टेस्ट सीरीज। 25 क्वेश्चन हमने लगाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो क्वेश्चन भी अभी आपको दिखा दिए जाएंगे। और 25 होंगे, कभी 50 होंगे, ऐसे करा के हम जो है कमिटमेंट करते हैं 2100 प्लस प्रश्नों का। लेकिन आपको जो है कोशिश करेंगे कि ये 3000 मिनिमम क्वेश्चन हम करा दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए, आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ये सिंधु नदी के आसपास ये फैली थी, इसलिए इसका नाम जो है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। और क्योंकि सिंधु के आसपास इसकी काफ़ी बस्तियाँ थी, लेकिन अभी नई जो NCERT है उसमें देखा होगा आपने कि जो ये हमारी सरस्वती नदी है उसके आसपास भी इसकी काफ़ी बस्तियाँ मिली है। तो इसका जो नया नाम भी बदल दिया है, उसके ऊपर भी मतलब
एनसीईआरटी में नया नाम आ गया है, वो आप देख सकते हैं, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए आप एनसीईआरटी। अगर नहीं पढ़ी है तो नोट्स में नीचे आएगा, बता दिया जाएगा पूरा कैसे कैसे क्यों इसका नामकरण अभी नया किया गया है। देखते हैं, पहले इसका परिचय देख लेते हैं, सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, नामकरण कैसे हुआ। देखिए ये बताया सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि ये नगरीय सभ्यता है और वो भी प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा शहर है वो उसकी खोज हुई थी सबसे पहले, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि ये देखिए इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन कहाँ हुआ था, हड़प्पा पर। कहाँ है हड़प्पा? पंजाब प्रांत जो है, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है। ये देख लीजिए कुछ पॉइंट आप देखिए, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वही आपको बता रहे हैं, आलतू फालतू नहीं बताएंगे। प्रथम खोज यही 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा खोज की गई। मोहनजोदड़ो खुदाई देखिए नेक्स्ट ईयर ही 1921 और 1920, ये साल याद रखिए आप, ये पूछता है। में राखलदास बनर्जी द्वारा सिंध प्रांत में, कहाँ है ये? सिंध प्रांत में। और किस नदी के किनारे, आप ये भी याद रखें, वो नीचे दिया हुआ पूरी डिटेल आपको बता देंगे। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मर्तकों का टीला, इसलिए इसका नाम मोहनजोदड़ो रख दिया है। आगे देखिए निर्देशन क्या है? सर जॉन मार्शल उस समय के जो थे, अपना एएसआई जो होता है, इसे बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। ये भी सीधा सीधा पूछते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ना इसको लोह सभ्यता कहेंगे आप। और जैसे आप सोचते हैं कांसा जो है, कांसे से पहले तो तांबे का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तांबा सही मिलकर कांसा बनता है, लेकिन यहाँ तांबे के भी साक्ष्य नहीं मिले, तो इसको इसलिए कांसे के ही बर्तन और मुद्राएं और अन्य चीजें मिली हैं, खिलौने वगैरह, तो इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा गया है। पत्थर के औजार भी मिले हैं, लेकिन पत्थर के नाम पे तो क्या देंगे, पत्थर तो हर काल में मिलते हैं, पूरा पाषाण से लेकर अब तक। अन्य नाम ये रहा देखिए, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा प्रथम शहरीकरण अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम देखिए, क्रोनोलॉजी के ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछता है, तो क्रोनोलॉजी भी आप हर टॉपिक के अंदर जो चीजें हैं उनकी भी क्रोनोलॉजी समझेंगे आप। ऐसे तो आएगा ही क्रोनोलॉजी, आप देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में पूछता है ज्यादातर, लेकिन एंशियंट से भी आप देखते चलेंगे सब कुछ। देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग, ये क्या होता है? जब भी कोई जीवाश्म होता है तो उसकी कार्बन डेटिंग होती है, उससे पता चलता है कि ये जीवाश्म कितना पुराना है। तो वहां से जो भी साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो उनकी जो है तिथि रेडियो कार्बन डेटिंग से निकाली गई है। अब उससे क्या पता चला कि जो हड़प्पा का मैच्योर हड़प्पा फेज था, अर्थात परिपक्व, जब ये पूर्णतः बस चुकी थी, बस्तियां पूर्णतः बस चुकी थी हड़प्पा की, तो उसका जो काल है वो बोला जाता है 2600 ईसा पूर्व। याद रखिए आप, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। देखिए ईसा पूर्व ऐसे चलता है, जैसे ये अगर टाइमलाइन आप बनेंगे, यहाँ 0 ईस्वी है, ईस्वी अभी ईस्वी चल रही है, तो उससे पहले को बोलते थे ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट इरा, इंग्लिश में बोलते हैं बीसीई, बीसीई बिफोर क्राइस्ट इरा। तो ये यहाँ 2500 से लेकर ये इधर की तरफ घटती जाएगी, 0 की तरफ, कहाँ? 1900 ईसा पूर्व, ऐसे। तो ये उल्टा दिखता है। जब इधर की बात करेंगे हम ईसा के बाद की, तो हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं इसको, 1900 ईस्वी से 2500 ईस्वी, अगर कोई चीजें होती तो। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो प्रारंभिक काल कब था? तो देखिए ये और पीछे चला गया भाई, 2600 तो यहाँ आया, ये उससे और पीछे चला गया, 3300 से 2600। फिर मैच्योर हड़प्पा काल कब आया? 2600 से 1900, 2500 2600 कुछ भी लिख सकते हैं एग्जैक्ट, बस आपको याद होना चाहिए 2500 के आसपास थी, 2600 तक मान लेते हैं जैसा किताबों में लिखा है। इसमें क्या था? प्रारंभिक जो है बस्तियां ग्रामीण थी, आरंभिक नगरीकरण शुरू हो चुका था। तो ये भी आप बताइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी तक क्या है, सब लोग ये बोलते हैं कि नगरीकरण सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी, लेकिन नगरों का विकास कैसे होता है आप एक कॉमन सेंस में भी देखेंगे। जो कोई एक गांव होता है वो धीरे धीरे कस्बा बनता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन जाता है, फिर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाता है, तो ऐसे ही विकास होता है। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ था। पहले वहाँ ग्रामीण बस्तियां थी, कब? 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो ये बड़े नगर बन चुका था, ये हड़प्पा के, जो मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और आपका अपना ये हड़प्पा, मतलब बहुत सारे, लोथल गुजरात में जो है, काफी आलमगीर मेरठ में काफी स्थान है, वो नीचे देखेंगे अभी। उत्तर हड़प्पा, इसमें क्या हुआ कि इसका ह्रास शुरू हो चुका था, अर्थात डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, इसका विनाश की ओर बढ़ चुकी थी इस टाइम, उस समय। ये कब से हुआ ये काल? ये 1900 से 1300 ईसा पूर्व, ये सब ईसा पूर्व में ही हो चुका था, ये आप याद रखेंगे। तो ये 3 डेट आप जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि अभी आयोग ना
थोड़ा लेवल 1 से आगे घुसकर लेवल 2 के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लेवल 2 मतलब वही डीप में जाना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा ये डीप में देखिए। खोज करता ये तो बता ही दिया है कि भाई इन्होंने कार्बन डेटिंग से इस कालक्रम की पुष्टि की थी। इसके समकालीन सभ्यता क्या है आपको पता होगा, जो मिस्र की सभ्यता बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं, ये इसके समकालीन सभ्यता थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके समकालीन थी, तो वो किसके समकालीन थी, अपनी हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के। देखिए इसका जो ये भौगोलिक विस्तार पूछता है कैसे, ये त्रिभुजाकार था, अर्थात जैसे ऐसे, जैसे मान ली ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे फैली हुई थी, त्रिभुजाकार आकृति थी इसकी। तो ये जो विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र से क्षेत्रफल में बड़ी थी। अच्छा ये भी याद रखना कि छोटी नहीं थी ये मेसोपोटामिया, ऐसा लगता है कि बड़ी सभ्यता होगी, लेकिन ये उससे, हमारी जो सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता, उससे कहीं बड़ी थी। इसकी उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी सीमा ये रट लीजिए, याद कर लीजिए, ज्यादातर छात्रों को याद होगा, जिनके नहीं है वो याद कर लीजिए। ये पूछता है ये मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, किसके नदी के तट पर था, चिनाब नदी के तट पर। ये तो थी इसकी उत्तरी सीमा, ऐसे ऐसे याद कर लीजिए आप नोट्स बनाकर, ऐसे मांडा है ना। और दक्षिण सीमा की थी दायमाबाद, दायमाबाद जो लिखा हुआ है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। और पूर्वी सीमा कहाँ थी, ये पूर्व इधर होता है और पश्चिम इधर है ना, पूर्व हमारे मेरठ के आलमगीरपुर में थी। और पश्चिम में क्या थी, सुत केंगोडोर, ये याद रखो, सुतकांगीडोर है ना। ये कहाँ थी, कहाँ है मतलब अभी जो बलूचिस्तान जो है, ये ऐसा पाकिस्तान है, तो यहाँ इसका बलूचिस्तान आपने देखा भी हुआ है। यहाँ क्या है, काफ़ी ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घटनाएं, पाकिस्तानी सेना पर अटैक करते रहते हैं, बलूचिस्तान जो है अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है। तो यहाँ एक स्थान है सुतकांगीडोर है ना, सुतकांगीडोर, ये बलूचिस्तान है, मकरान तट पर है और ईरान की सीमा से लगा हुआ है ये। तो ये इसकी पश्चिमी सभ्यता थी, पश्चिमी सीमा थी। इसके अलावा कुल क्षेत्रफल कितना था इसका, ये देखिए 12 लाख, मतलब लगभग 13 लाख ही मान लीजिए, 12.99 लाख, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितनी बड़ी सभ्यता है ये, है ना। मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी ये। वर्तमान विवरण ये बता दिया। पाकिस्तान अभी क्या है, अभी नई खोजें होते जा रही है, देखिए ना इसकी, तो अभी अफगानिस्तान तक भी इसका जो है वो मिले हैं साक्ष्य। तो ये तो आपको पता ही है, भारत में मेनली थी और पाकिस्तान में मेनली थी, है ना। आगे चलते हैं, प्रमुख उत्खनन स्थल और उनके जो उत्खनन करता था और कहाँ है उनकी लोकेशन और किस नदी के तट पर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से ना। ये टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो है आप याद कर लेना, ये आपके नोट्स में होना चाहिए ये वाला। देखिए सबसे प्रमुख स्थल हड़प्पा, कौन सी नदी पर, रावी नदी के तट पर। कहाँ है ये भाई, पंजाब राज्य में, पाकिस्तान में। दयाराम साहनी इसके खोज करता थे, तो बता ही दिया है ना। यहाँ से मेन क्या 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 चीज़ मिली थी, अन्नागार और ताबूत मिले थे यहाँ, मतलब जो जिनमें दफनाया जाता है वो। अब ये देखिए मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पर, कहाँ है, सिंध, पंजाब, इसका तो नाम ही सिंध और सिंधु याद रहेगा आपको। राखलदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। यहाँ की प्रमुख जो विशेषता क्या थी, यहाँ एक बड़ा जो है स्नानागार मिला है काफ़ी, और ये अन्नागार तो लगभग, मतलब जो जैसे एफसीआई के गोदाम होते हैं ना अन्न के, ये हर जगह मिलते हैं वहाँ लगभग। कांस्य की जो नर्तकी की जो मूर्ति है, जिसके ऊपर अभी इतना विवाद हुआ था, एनसीईआरटी ने क्या किया था कि इसको कपड़े या ब्लर कर दिया था, जबकि वो नग्न अवस्था में खड़ी थी और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ थी। तो इस प्रकार से जो है सभ्यताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये एनसीईआरटी इस बार जो है बड़े विवादों में रही है। इन्होंने पहले एक जुडिशरी के ऊपर जो चैप्टर बनाया था, उसमें जुडिशरी के ऊपर भ्रष्टाचार लिखा था, तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और वो चैप्टर हटवा दिया। जबकि ऐसा नहीं है, बच्चों की जो बौद्धिक विकास तभी होना चाहिए जब उनको हम सही पढ़ाएंगे, तभी उनका बौद्धिक विकास होगा। तो क्या जुडिशरी में भ्रष्टाचार नहीं है? अगर उसकी जानकारी हमारे बच्चों को दी जा रही है जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन एनसीईआरटी यहाँ घुटने टेक गया और उन्होंने पूरा चैप्टर हटा दिया क्लास 8th में से, कि वो एनसीईआरटी थी। और ये इसके ऊपर भी काफी विवाद हुआ। अब इन्होंने फिर से वो नर्तकी की मूर्ति एज इट इज रिस्टोर कर दी है। तो क्योंकि लोगों ने इतनी मीम बनाई कि नर्तकी है भाई, वो उस समय का कल्चर था, जैसे कल्चर था वैसे ही दिखाइए ना। आप इसको कपड़े पहना रहे हो या ब्लर कर रहे हो, कल आप इसको घूंघट पहनाओगे, तो इस ऐसे तो आप सभ्यता के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो जो कि गलत था। लेकिन एनसीईआरटी ने अपनी गलती मानी और फिर से ये एज इट इज जैसी भी नर्तकी की मूर्ति है उसको रिस्टोर कर दिया है। आगे देखते हैं लोथल, भोगवा नदी, भोगवा नहीं है, भोगवा नदी है, गुजरात, भारत, और आर.एस. राव ने इसकी खोज की थी, तो याद कर लीजिए आप। कृत्रिम बंदरगाह, गोदी डॉकयार्ड, मन के बनाने की फैक्ट्री, ये यहाँ से मिली है, और अग्नि वेदिका, ये सब
इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ये कहाँ से क्या मिला है। अच्छा, लोथल क्या है आपको पता हो, गुजरात का कोस्टल सिटी था ये उस समय। तो जो कोस्टल सिटी होगा वहाँ क्या होगा भाई, वहाँ बंदरगाह, पानी के जहाज, नाव वगैरह सब मिलेगी। और देखिए वहाँ इंडस्ट्री भी काफ़ी थी, मन के बनाने की फैक्ट्री भी है। तो देखिए कितना पास्ट का प्रभाव पड़ता है। गुजरात आज भी क्या है, बिजनेस में आगे है, और उस समय भी बिजनेस में आगे था। तो ये लोकेशन का और पास्ट के जो हमारे वहाँ डेवलपमेंट हो चुका है उसका फर्क पड़ता है। क्योंकि उस समय ही वहाँ बंदरगाह था, तो वहाँ से व्यापार करना आसान था अन्य देशों को। ऐसे ही धोलावीरा, ये भी गुजरात में है। लूणी जो नदी है उसके तट पर है ये। कहाँ है, गुजरात के कच्छ एरिया में। कच्छ आपको पता ही होगा, ये वाला जो कच्छ का एरिया होता है, ये वाला जो ऊपर जो गुजरात है, ये वाला। और RS बिष्ट ने इनकी खोज की थी कब, 1990 में। यहाँ क्या है, जल संरक्षण प्रणाली की विशेषताएं मिलती है, त्रिस्तरीय नगर विभाजन मिलता है, स्टेडियम भी मिलता है यहाँ से, देखिए है ना, स्टेडियम और शिलालेख के साइन बोर्ड। आगे चलते हैं, कालीबंगन, ये राजस्थान में घग्गर नदी पर बी लाल ने इसकी खोज की थी। ये देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लाल और कालीबंगन मतलब जो चूड़ी होती है, तो मतलब लाल रंग की चूड़ी थी, ऐसे याद कर लीजिए तो याद आ जाएगा एग्जाम में क्या था ये। यहाँ क्या मिला है, जूते खेत के साक्षी, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद कर लीजिए। देखिए अग्निवेदिका वगैरह तो ये तो कॉमन चीज़ें काफ़ी जगह मिलती हैं, और यहाँ भूकंप के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ है मेनली। राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, ये भारत का सबसे बड़ा स्थान है, मतलब भारत में जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा शहर है ये, हरियाणा राजस्थान में है। देखिए राखी गढ़ी से भी क्या है, एक स्टेडियम मिला है ना, वो यहाँ नहीं लिखा लेकिन स्टेडियम भी यहाँ से मिला है, स्टेडियम। अब ये देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, डीएनए अध्ययन हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो स्टेडियम मिला, अब इससे भी समझ सकते हैं। जैसे गुजरात में क्या मिला था, मतलब बंदरगाह मिला था, तो वहाँ व्यापार होता है। यहाँ स्टेडियम मिला था। आज भी आप देखते होंगे हरियाणा के लोग खेल कूद में आगे हैं, तो अपने इतिहास का इतना फर्क पड़ता है। बनावली, ये जो हमारी सरस्वती नदी है, अदृश्य जो है, विलुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है। मनावली वहाँ मिला है, मतलब उसके तट पर था। कहाँ है ये, हरियाणा, भारत। RS बिष्ट, देखिए RS बिष्ट ने ये खोज की थी, और ये खोज की थी, धोलावीरा और बनावली दोनों। जौ की उन्नत किस्में मिले हैं, मन के और खिलौने मिले हैं। सुरकोतदा, इसका कोई नदी याद नहीं है। कहाँ था ये, गुजरात के कच्छ में, है ना, हो सकता है विलुप्त हो चुकी होगी नदी उस समय। JP जोशी ने इसकी खोज की है। घोड़े की अस्थियां मिली, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है मेनली, घोड़े की अस्थियां मेनली याद कर लीजिए। देखिए कोतडा से आपको याद आ जाए, जैसे घोड़ा लिखा है ऐसे ना, तो ऐसे करके याद कर लीजिए, एग्जाम में याद रहेगा। ट्रिक के साथ याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। चनूदड़ो कहाँ है, ये सिंध नदी पर, पाकिस्तान में है ये। मजूमदार, NG मजूमदार ने इनकी खोज की थी। एकमात्र स्थल जहाँ दुर्ग नहीं मिला, देखिए हड़प्पा के ज़्यादातर शहरों में क्या था, एक दुर्ग होता था और एक आम बस्ती होती थी। तो इससे ये निर्णय निकालते कि बड़े घर के जो लोग थे, राजा टाइप, वो यहाँ दुर्ग में रहते होंगे और आम जनता इसमें रहती होगी, निचला नगर जिसे बोलते थे। लेकिन ये चन्हूदड़ो एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ दुर्ग नहीं मिला है, ये जो ऊपरी हिस्सा जो होता था वो नहीं मिला है, अर्थात सब एक साथ ही रहते थे। तो यहाँ सामाजिक समानता थी, इसका मतलब ये है कहने का। और वक्राकार ईंट मिले, जैसे हड़प्पा में सारी ईंटें ऐसी मिली, लेकिन यहाँ ऐसे वक्राकार ऐसे मुड़ी हुई ईंटें मिली है। तो ये इसकी अलग विशेषता है, तो इसको याद रखिए, पूछ सकता है ना। आगे चलते हैं, रोपड़। रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी। सतलज नदी, रोपड़ कहाँ है शहर, ये पंजाब में, पता ही है आपको, भारत में। यज्ञदत्त शर्मा जी ने खोज की थी इनकी। यहाँ क्या था, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर, ये अपने उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी पर, है ना। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, सभ्यता का पूर्वी सीमा है, कि पूर्वी सीमा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में और भी कई स्थान है, बताइए आप। आलमगीरपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थान है। सहारनपुर के भी कुछ स्थान हैं, बड़े फेमस हैं, आपको पता होगा, वो बताइए, है ना। सहारनपुर के और बुलंदशहर के कुछ स्थान है, वो बताइए कहाँ कहाँ है, उनके नाम बताइए आप कमेंट में। आप कमेंट में बताइए, अगर कुछ छूट जाता है तो फिर उसमें मैं ऐड कर दूंगा जो अन्य स्थान है, लेकिन एक दो जो भी नाम है वो बताएंगे, तभी मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। कोट दीजिए, ये भी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध पाकिस्तान में। FA खान 1955 में इसकी खुदाई की है, मतलब खोद गया, खुदाई करके निकाला है ना। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल, देखिए ये इंपोर्टेंट हो गया ना, अभी जो बताई थी, जो आरंभिक हड़प्पा स्थल थे, तो वो कोट दीजिए में वहाँ के साक्ष्य मिले हैं। तो ये वहाँ का प्राचीनतम शहर हो जाएगा, मतलब प्राचीनतम का मतलब प्राचीन शहर हो जाएगा। प्राचीनतम की तो अभी पता नहीं कौन सा होगा, खोज करेंगे। देखिए ये मेंस के लिए इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन,
देख लीजिए इसका नगर नियोजन क्या है, क्योंकि वो नगरीकृत सभ्यता थी और बड़े अच्छे नगर थे वहाँ। जैसे आज भी चंडीगढ़ गेट नोएडा है ना, जहाँ सड़कें बिल्कुल एकदम समकोण के ऊपर है ना, ऐसे। तो ये इस प्रकार का डिजाइन हड़प्पा में था, ऐसे था। यहाँ घर बने होते थे, है ना, यहाँ सड़कें होती थी, नालियाँ प्रॉपर ढकी हुई होती थी, जैसे अच्छे एक स्मार्ट सिटी में होता है, तो वहाँ के उस समय के स्मार्ट सिटी थे सभी। तो नगर नियोजन यही पहला क्या, ग्रिड पद्धति थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, याद कर लीजिए इसको। दुर्ग जो है और निचला नगर होते थे, जो बताया अभी आपको, दुर्ग ये होता था और निचला नगर अपवाद चमोदुड़ो, ये बताई दिया आपको, ये आपको याद कर लेना, ये ऊपर बताया था, यहाँ ये वाला सेम, ये वही यहाँ बताया नीचे। जल निकासी पैटर्न देखिए, ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, नालियां ढकी हुई थी, कवर्ड थी बिल्कुल, घरों से जोड़कर मुख्य सड़कों की नालियां, जैसे आज सीवर बनता है ना कि घरों से और फिर उसका मेन सड़क के अंदर बड़ा वाला सीवर होगा, सेम ऐसे ही पहले था। तो कितना कुछ सीखने से मिलता है हमें अपने इतिहास से। अन्नागार, ग्रेनरी, तो वही अन्न के भंडार, जो भंडार गृह बनाते हैं, जैसे आज एफसीआई है, तो उस समय क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी विशाल अन्नागार थे, जो सामूहिक अन्न भंडारण व्यवस्था को दिखाते हैं कि भैया काल के समय अगर खाना होगा तो खा लेंगे, है ना, भूखमरी से बचने के लिए कितनी अच्छी खाद्य सुरक्षा थी उससे भी। तो ये इसके ऊपर मेंस में क्या पूछते हैं कि जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो नगरी विशेषताएं थी, नगरीकरण की विशेषता थी, वे आज भी कैसे प्रासंगिक है, तो आप बताएंगे। जैसे इसको जोड़ेंगे तो आप उदाहरण देंगे ग्रेटर नोएडा और चंडीगढ़ का। इसको बताएंगे, आप बताएंगे कि अच्छे अच्छे शहर है, अभी नाले ढक रहे, स्मार्ट सिटी में भी ऐसे ही हो रहा है। इसको बताएंगे आप कि भाई ये आज भी जो है विशाल स्नानागार वगैरह जो बनते हैं शहरों में, है ना, लेकिन उनका पर्पज कुछ और होता है। अन्नागार ये बताएंगे, यहाँ देंगे जैसे वर्तमान में एफसीआई कर रहा है, ऐसे। जब वर्तमान से जोड़ोगे तो प्रासंगिकता पता चल जाएगी वर्तमान में है क्या, उदाहरण जरूर देने होते हैं, तभी आपको मेंस में अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए अब उस सब ये भी पूछते हैं कि कई बार कि भाई उस समय साइंस कैसा था और विज्ञान क्या था, उस पर प्रकाश डालिए। तो ये सब विज्ञान ही तो है भाई, समकोण पर काटे तो उन्हें ज्यामिति का ज्ञान था, इसका मतलब ज्योमेट्री की नॉलेज थी उनको। ये मानकीकृत ईंटें अर्थात स्टैंडर्ड साइज था एक, ऐसा नहीं कि कोई ईंट छोटी बड़ी बना दी। 4, 2 और 1 के लंबाई से, लंबाई अगर ये है 4 सेंटीमीटर है और उसकी फिर चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये 4 हो गई, ये 2 होगी, और इसकी एक मोटाई भी होती है ऐसे ईंट, जैसे ईंट आप देखेंगे तो ऐसा होगी ना उसकी मोटाई भी ऐसे, तो ये मोटाई जो हो जाएगी ये 1 सेंटीमीटर। तो यही अनुपात होता था। तो इसका मतलब उनको ज्योमेट्री का ज्ञान था, मापने के यंत्र भी थे प्रॉपर, वो मिले भी हैं, है ना, खुदाई में भी। लेकिन जब साइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ये बताएंगे सब कि ये सब जो है उनकी जो है देखिए मानकीकरण की उच्च कोटि क्षमता को दर्शाता है। धोलावीरा की विशेषता है, यह नगर 3 भागों में था, देखिए बाकी सब 2 में थे, तो ये भाई साहब 3 में थे। यहाँ दुर्ग भी था, निचला भी था, और एक मिडिल क्लास वाला भी था, मध्य नगर में विभाजित था, तथा विशाल जल संचयन। देखिए जल संरक्षण को जब आप जोड़ेंगे तो आप प्राचीन काल से जोड़ सकते हैं धोलावीरा से, वहाँ जल संरक्षण की प्रणालियाँ थी, जैसे आज भी बनाई जाती है, जल संचयन के लिए प्रणाली बनाते हैं ना, वो मेज में आप उसका एग्जाम्पल भी लिखते हैं। जो महाराष्ट्र का जो मॉडल है, महाराष्ट्र का जो अन्ना हजारे का गाँव था, वहाँ का मॉडल भी हम उत्तर में आंसर में लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए, मुख्य फसलें होती है, अर्थव्यवस्था में क्या होगा भाई, व्यापार वाणिज्य होगा और कृषि होगी। उस टाइम कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो थी नहीं, है ना, तो मेनली क्या था, कृषि और व्यापार, यही सब था। तो क्या क्या था कृषि में, मुख्य फसलें कौन सी थी, गेहूं, जौ, है ना, और ये कालीबंगा में जूते खेत के साथ से मिले, तो प्रॉपर कृषि वहाँ खेती बाड़ी होती थी। कपास की खेती तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, सिंधु सभ्यता से। तो ये विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ होती थी, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। इसलिए यूनानियों ने इसे क्या कहा था, सिंडस, सिंडन, ये सिंडन, कपास को सिंडन बोलते हैं वो लोग, तो उन्होंने सिंडन बोला और उसी के नाम पर सिंधु सभ्यता बन, इसका नाम पड़ गया। लोथल और रंगपुर में क्या मिले हैं, चावल के भूसे के साक्ष्य, तो मतलब चावल की खेती थी वहाँ अच्छी खासी। यूपी में कहाँ से मिले ये बताइए आप, कमेंट में बताइए। गलत उत्तर आएगा तो मैं उसको सही कर दूंगा, सही उत्तर आएगा तो उसको टैग कर दिया जाएगा, उसको हर्ट दे दिया जाएगा। व्यापार और वाणिज्य, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा, देखिए एक बड़ी फेमस बुक भी है इसके ऊपर, मेलुहा, वो बड़ी सेल भी हुई है काफी। मेलुहा शब्द का उल्लेख सिंधु सभ्यता के संदर्भ में मिलता है, कहाँ, मेसोपोटामिया जो मिस्र में था, तो वो यहाँ का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके यहाँ संबंध थे, उनका यहाँ से व्यापार होता होगा, जैसे आज भी व्यापार होता है दो देशों के मध्य। उस समय क्या होता, अलग अलग सभ्यताएं जो थी उस समकालीन, उनमें आपस में ऐसे कनेक्शन होता था, व्यापार होता था।
लोथल में कृत्रिम गोदी बाड़ा यानी कि डॉकयार्ड मिला है जो समुद्र व्यापार का साक्ष्य है। तो व्यापार और वाणिज्य में जब होगा तो आप यही बताएंगे भाई पहले तो किसी देश से संबंध था, फिर वहां से कैसे व्यापार होता था, तो गोदी यार्ड है मतलब डॉकयार्ड है जहाँ जहाज रुकते हैं, तो ये यहाँ से पत्तन है मतलब यहाँ से व्यापार होता होगा। मुद्रा प्रणाली, भाई व्यापार के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है? मुद्रा। तो मुद्रा प्रणाली का अभाव था उस समय, लेकिन बार्टर सिस्टम प्रचलित था। अब बार्टर सिस्टम आपको पता ही है, पहले पुराने समय में तो बार्टर ही होता था, मुद्रा तो अभी आई है। बार्टर सिस्टम में होता है कि भाई आप मुझे 5 किलो चावल दे दीजिए, मुझे जरूरत है टमाटर की, आप मुझे टमाटर दे देना, मुझसे चावल ले लो ऐसे ही, या आप मुझसे चांदी ले लीजिए और मुझे गेहूं दे दीजिए। तो इसे होते हैं बार्टर सिस्टम। जब मुद्रा का भाव होता है तो बार्टर सिस्टम ही चलता है। आपने भी देखा होगा पहले गाँव में बर्फ आइसक्रीम वगैरह बेचने वाले आते थे, वो क्या था, वो आइसक्रीम देंगे और आपसे गेहूं लेंगे, या बच्चों से लोहा ले लेते थे, कोई कोई टूटा फूटा लोहा प्लास्टिक, तो ये सब चलता था पहले। अब ये बंद हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सबको सीधा पैसे चाहिए। अब तो हालत ये है कि जो भिखारी भिक्षुक लोग जो आते हैं मांगने के लिए गांव में, पहले वो अनाज आटा ले लेते थे, अब उनको भी पैसे चाहिए, मुद्रा चाहिए। अच्छा, अब इसका और एडवांस वर्जन आ गया है। कुछ शहरी भिखारी तो बड़े महान है, वो क्यूआर कोड भी एक्सेप्ट करने लगे आपसे, तो इसका भी डिजिटलीकरण हो चुका है। देखिए भिक्षा का भी। आगे देखते हैं, माप तो ले तू 16 के गुणकों में बटखरे जो वेट्स होते हैं ना, जो बाट बोलते हैं, बट्टे बोलते हैं, वो तो उस समय 16 के गुणे में होते हैं। अभी क्या है 10 के गुणा में चलते हैं ना, जैसे हमारा 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, उस समय क्या था 16 के गुणक में थे। जैसे कि मान लिया कोई ये एक इकाई है, मान लेते हैं किलोग्राम है, तो फिर 1 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो इस प्रकार 16, 32, 64 ऐसे थे। चर्ट पत्थर से बने हुए थे। देखिए कितना मतलब वो बैलेंस करके तोड़ते होंगे, है ना, पत्थर को बिल्कुल सही वेट करते होंगे घिस घिस कर। तो उस समय कितना उन्नत साइंस था, ये भी देख लीजिए आप। आगे चलते हैं, लिपि और मोहरे, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये भी देख लीजिए आप। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है एक्चुअली, ये ना, ये क्योंकि पिक्टोरियल लिपि है, इसमें क्या है कि चित्र बने रहेंगे, कहीं चिड़िया बनी रहेगी, है ना, उसका क्वेश्चन कहते हैं, कहीं कुछ और जानवर होगा, इस टाइप से है ये। तो अभी तक पढ़ी तो नहीं गई है ये, है ना। तमिलनाडु सरकार ने इसके ऊपर कुछ इनाम भी रखा है, कोई पढ़ेगा उसको कुछ अवार्ड दिया जाएगा। यह एक भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लिपि थी, जिसमें लगभग 400 से 450 चिन्ह पाए गए हैं। तो हर चिन्ह का एक अलग अलग मतलब होगा, है ना। लेखन शैली क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफेडेन शैली में लिखी जाती है, अर्थात पहली पंक्ति दाएं से और दूसरी पंक्ति बाएं से ऐसे शुरू हो जाती है। तो मतलब ये शैली कैसे होती है, जैसे अभी तो हमारी क्या है, हम इधर बाएं से दाएं चलते हैं, देखिए इधर बाएं से दाएं ऐसे चलते हैं, है ना, ये हमारा लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ऐसे चलते हैं। फिर अगली लाइन फिर हम यहीं से शुरू करते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो ये शैली थी बोस्टोफेडेन शैली जो थी, ये क्या होगी, पहली पंक्ति चलेगी दाएं से बाएं, तो इधर से इधर चलेगी, फिर दूसरी पंक्ति यहीं से नीचे से शुरू हो जाएगी, ऐसे लिखेंगे, फिर ये ऐसे लिखने शुरू होगी। जब इसे पढ़ेंगे हम ऐसे, जैसे हिंदी ऐसे चलती है, उर्दू ऐसे चलती है ना, लेकिन फिर उर्दू में भी क्या है, सारी लाइन ऐसे ही चलेगी पूरी की पूरी। हिंदी में सारी लाइन इधर से इधर चलेगी। लेकिन जो ये शैली जो होती है, ये जो हड़प्पा की जो शैली थी, ये बोस्ट्रोफेडन, ये ऐसे चलती है, यहाँ शुरू होगी, इधर तक लिखते जाएंगे, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। तो इस प्रकार से थी, है ना। तो इसको भी पूछ सकते हैं कि दाएं से बाएं थी, या बाएं से दाएं थी, या दोनों तरफ थी, या इस प्रकार से लिंक थी। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। पता चला वहाँ आप दाएं से बाएं भी लिख दिया, बाएं से दाएं भी लिख दिया, या दोनों ही हटा दिया आपने। तो वो जिस टाइप से क्वेश्चन देगा उसको समझिए आप और करिए। फिर मोहरे मुख्यतः क्या है, सेल खड़ी पत्थर होता है, इससे निर्मित थी। अधिकांश मोहरों में क्या है, एक सिंगी बैल अर्थात यूनिकॉर्न का अंकन मिलता है, मतलब उन पर बना हुआ था। पशुपति मोहर, ये क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मोहर है। ये पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से, ये याद रखना। इस पे क्या है, आपने देखा होगा एक फोटो बना रहता है, योगी मुद्रा में बैठे हुए देवता है जिनको आद्य शिव कहा जाता है। तो ये आप याद रख लीजिए। धोलावीरा में शाइन बोर्ड, 10 बड़े सिंधु लिपि चिन्हों वाला शिलालेख मिला है वहाँ, जो विश्व का प्राचीनतम ज्ञात साइन बोर्ड माना जाता है। अब देख लीजिए कितना इंपोर्टेंट है, तो ये याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, अभी पूछ सकता है। देखिए इसमें एनसीईआरटी से भी हम कुछ डेटा लेकर आए हैं, फैक्ट लेकर आए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए वीडियो जो भी बनेंगी। और अगर इनके अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, पूरा एकदम आपको क्रैश कोर्स करना है, उसके लिए जुड़ जाइए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है केवल, उसमें नोट्स मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे, उससे जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स में आपको वीडियो मिलेंगे, जो ये बना रहे हैं वीडियो, ये सारे वीडियो A to Z और डिटेल में आपको मिल जाएंगे। धार्मिक विश्वास,
मातृ देवी की पूजा करते थे वो, है ना, और प्रकृति पूजा करते थे, आपको पता ही होगा। प्रचुर साक्ष्य मिले हैं मातृ देवी की मर्ण मूर्तियां, टेरेकोटा अर्थात मिट्टी की मूर्तियां मिली है। पशुपति शिव की मिली है, योग मुद्रा में जो त्रिमुखी देवता बताया अभी बैठे थे, उसके चारों ओर क्या थे, हाथी, घोड़ा, गैंडा, भैंसा तथा पैरों के पास 2 हिरण दर्शाए गए। तो इसमें सीधा सीधा पूछते हैं कि इस युग में जो है पशुपति शिव की मुद्रा में आप वहाँ कौन कौन से जानवर मिले हैं। तो ये याद कर लीजिए आप सारे के सारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब 2 हिरण थे, प्रकार इनके 5 हुए, लेकिन टोटल हो गए कितने, 6। भाई 1 2 3 4 और 2 हिरण, 6 हो गए टोटल। तो ये भी पूछ सकता है। प्रकृति पूजा क्या है, मुख्यतः विशेषतः सभी वृक्षों की पूजा होती थी, लेकिन पीपल हिंदू धर्म में आज भी पूजते हैं। देखिए पशु पूजा, एक सिंगी बैल और कुबड़ वाला सिंह, इसको आज भी नंदी बोलते हैं। तो यहाँ उसी से ये प्रचलन चला आ रहा है तभी से। जल की पूजा हम भी करते हैं, छठ पूजा वगैरह से करते हैं, सूरज की पूजा, उसमें जल से ही की पूजा भी होती है। ये पवित्र चीज माना जाता है, हमारे यहाँ जल के देवता बनाए जाते हैं, माने जाते हैं। तो प्रकृति पूजा आज भी और उस समय भी थी। लिंग और योनि पूजा उस समय ये भी थी, है ना, इनकी उपस्थिति थी। पत्थर के ऊपर ये बने हुए थे। बाद में हिंदू धर्म में शिव पूजा से संबंधित जैसे शिवलिंग होता है ना, ऐसे ही देखिए तब से अब तक जो है काफी संस्कृति हमारी निरंतर चली आ रही है, धार्मिक भी और सामाजिक भी, और क्या है भौतिक भी, जिसे बोल सकते हैं। भौतिक मतलब जैसे नगर नियोजन चल रहा है ना। मंदिरों का अभाव था उस समय, मंदिर डेवलप नहीं हुए थे क्योंकि वो उस समय का कल्चर था। अगर वो चाहते तो बना सकते थे क्योंकि घर भी बने हुए थे, लेकिन मंदिर उस समय इतने मतलब बने ही नहीं है। साक्ष्य अभी तक नहीं मिले, हो सकते हैं आगे चले कभी मिल जाए। अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है मंदिर में जहाँ सार्वजनिक पूजा स्थल हो इस प्रकार से। आगे देखिए कला और शिल्प, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। काशी नर्तकी किस तकनीक से बनी है, लोस्ट वैक्स टेक्निक, लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो इसे क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि एक मोम का सांचा बना लेते हैं और उसमें फिर पिघलाकर धातु डाल देते हैं, मान लिया कांच से, फिर वो मोम हटा देते हैं गर्म करके और वो उसको शेप दे दी जाती है। आज भी इसका प्रयोग होता है। बोलते हैं ना कि सांचा, वो सांचा जो बनता था उससे मोम से बना देते हैं ऐसे। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, वो देखते होंगे आप, दाढ़ी वाले एक पुजारी जो बड़े फेमस है, एक बड़े प्रसिद्ध नेता के समान वो दिखते हैं। सेलखड़ी से प्रसिद्ध मूर्ति, त्रिपत्र ट्राइफोल अलंकरण युक्त वस्त्र सीत, मतलब वस्त्रों में उनके क्या है सिलवटे टाइप से होते हैं इस समय। मृद भांड, जो मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं। पोट्री, पोट्री क्या है, लाल व काले रंग से चित्रित, देखिए इनके ऊपर ना डायग्राम मतलब फोटो बने हुए थे, पिक्चर्स बनी हुई थी, चित्रित ज्यामिति, ज्योमेट्री और प्राकृतिक अभिकल्प अर्थात डिजाइन से युक्त थी। तो इसके ऊपर भी प्रकृति की छाप दिखती थी। आगे ये मन के और आभूषण बताइए कि भाई साज संवरने का भी देखिए, जब शहर होगा तो जैसे आज ब्यूटी पार्लर में औरतें जाती है, उस समय उनको सजने संवरने का शौक होगा, तो वहाँ मन के कंगन वगैरह ये सब चीजें मिली हैं, है ना, आभूषण भी मिले हैं प्रॉपर। आपने देखा होगा कि जो नर्तकी की जो मूर्तियाँ, ये जो मोहनजोदड़ो वाली है नर्तकी की मूर्ति, इसमें भी आप देखते होंगे कितने कंगन पहने हुए हैं हाथ में। तो सजने संवरने का शौक जो है औरतों को जो है प्राचीन काल से ही रहा है, ये आज भी चला रहा है ना। आज अलग अलग फैशन है भाई। सामाजिक जीवन और दफन प्रथा, क्योंकि दफन प्रथा इसलिए अलग से बताने किस उस समय किस प्रकार से उनको दफन करते थे वो भी जानना जरूरी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन मानते हैं। समतावादी अर्थात सोसाइटी में समानता थी, भेदभाव कम था। तो समाज जो है अपेक्षाकृत जो है समतावादी है ना था। दफन प्रथा है आपको पता है पूर्ण समाधान था, मतलब क्या है कंप्लीट ब्यूअल, उनको क्या है कब्र में दफन करते थे, है ना। आंशिक समाधान भी है और दाह संस्कार, तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। देखिए हड़प्पा का ताबूत दफन, अच्छा वहाँ लकड़ी के ताबूत के अंदर भी दफन करते थे, कहाँ, हड़प्पा में। तो ये भी है वहाँ जो इस स्थल की विशिष्ट पहचान है। बाकी जगह बिना ताबूत के दफन हुए कब्र में जो मिले हैं, जो जीवाश्म मिले हैं। मनोरंजन क्या है, पासे का खेल, देखिए आज भी कितना प्रसिद्ध है, शतरंज के जैसा होता है ये खेल एक, है ना। मिट्टी के खिलौने, पहिएदार गाड़ी ये सब मिली है, तो इसका मतलब उस समय पहिए की खोज हो चुकी थी, है ना। पहिएदार गाड़ियां थी, मनोरंजन के साधन थे। पतन का कारण, देखिए पतन का कारण पूछते हैं, ये वीडियो समाप्त होने वाला है, इसको भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें सीधा पूछेंगे कि आर्यों का आक्रमण किसके अनुसार कहा गया, जलवायु परिवर्तन पतन का कारण किसने माना, प्लेट टेक्टोनिक्स भी माना किसी ने, तो ये देख लीजिए शोध में बताए थे। आर्यों का आक्रमण किसने माना था, आर्यों का आक्रमण व्हीलर, है ना, व्हीलर ने माना था कि आर्यों ने आक्रमण किया, तब ये
आर्य आपको पता हो, क्योंकि इसके बाद वैदिक काल आता है और वैदिक काल में आर्यों का ही गुणगान है कि आर्य बड़ी ही बहादुर कौम थी और सभ्य थी। तो ये मार्टिन व्हीलर ने ऐसा माना कि यहाँ जो आर्यों ने आक्रमण किया था। मोहनजोदड़ो में प्राप्त कंकालों के आधार पर उसने माना कि यहाँ बहुत सारे कंकाल मिले हैं, तो मर्तकों का टीला ही है ना इसका नाम भी, तो क्यों उसे लगा कि युद्ध में काफी लोग मरे होंगे और फिर आर्य जो लोग आए उन्होंने इसको नष्ट कर दिया, सैंधव सभ्यता को। परंतु अभी तक ज्यादातर इसकी बात से एग्री नहीं हुए विद्वान। फिर आगे जलवायु परिवर्तन भी माना है कुछ विद्वानों ने, किसी ने प्लेट टेक्टोनिक्स भी मान लिया है, क्योंकि यहाँ देख रहे घग्गर हाकरा जो सरस्वती नदी है का सूखना माना जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हुआ था, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स जब हो गई तो कहीं पहाड़ बन जाएंगे और नदियों की दिशा बदल जाती है पानी की बहने की, तो ये भी माना जाता है। बाढ़ भी माना जाता है, मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। किसने माना ये, मतलब किसने इसका समर्थन किया, जो हमारे साहनी जी थे, एम आर साहनी। और व्यापार में गिरावट, लेकिन ये देखिए ये तो थोड़ा इतना मान नहीं सकते, तो व्यापार में भले ही गिरावट होगी तो भूख से थोड़े मर जाएंगे सब, तो लेकिन ये अलग अलग थ्योरी है, भी इसके ऊपर किसी को भी ठोस जो है वो साक्ष्य नहीं मिले और किसी किसी एक को एग्री भी नहीं किया अन्य ने, तो ये सबने अलग अलग माना है। शॉर्ट में आप देख लीजिए प्रीलिम्स में क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा, राखीगढ़ी हरियाणा, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। एकमात्र दुर्ग रहित स्थल कहाँ है, अभी बताया था, चंदोड़ो। रिवीजन कर लीजिए इसका 1 सेकंड में। कृत्रिम बंदरगाह कहाँ मिला है, लोथल में। सब उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और स्तरीय शहर कौन सा था, धोलावीरा। जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा राजस्थान में। घोड़े के अस्ते कहाँ मिली है, सुरकोतड़ा। आपको बता दें कि ऐसे सुरकोतड़ा को आप ऐसे याद लीजिए, सुर घोड़ा, ऐसे इसका नाम भी ऐसे कुछ कुछ, तो यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, अस्थियां मिली हैं। विशाल स्नानागार और कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो। पूर्वी सीमा पता ही है आलमगीर, पश्चिमी कहाँ है सीमा सुतकेंगोडोर, और उत्तरी सीमा मांडा, और दक्षिण सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र, ये याद कर लीजिए। बटखरे जो अर्थात वेट जो है उनका 16 के गुना में थे, जैसे 16 का मिलेगा फिर 32 का मिलेगा फिर 64 का मिलेगा, ऐसे। धातुओं का ज्ञान था, तो ये मेनली यही पूछेगा। लिपि की दिशा के वो पता है आपको, ऐसे शुरू होती थी, फिर ऐसे ऐसे लिखते जाते थे, ऐसे 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 लिखे, फिर ऐसे ऐसे अगली लाइन, फिर अगली लाइन ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, बोस्टो फेडेंशियली, है ना। पशुपति मोहर एवं मातृ देवी पूजा धार्मिक जीवन के प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, है ना? तो यही सब है, आप देख लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9811504781 पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो समय से मिलती रहे। तो कैसी वीडियो लगी है दोस्तों बताइएगा आप, और अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जरूर उत्तर, इससे आपको याद रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।